हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हेलो। तो आज हम डीसी थ्योरी को चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका एसी और डीसी थ्योरी कंप्लीट है तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप बहुत अच्छे से उनको समझ भी पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा चैप्टर। शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना है। ये कुछ टास्क हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए चट पढ़ते हैं डीसी थ्योरी को। चलिए सबसे पहले हमारा आता है सर्किट। सर्किट क्या होता है? तो सबसे पहले जब सर्किट की बात करेंगे तो धारा गुजारने के लिए बनाया गया एक बंद रास्ता को हम क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। बेसिकली सर्किट चार प्रकार से होंगे। एक तो क्लोज होगा, या हमारा ओपन होगा, या शॉर्ट होगा, या अर्थिंग सर्किट होगा। जब भी क्लोज सर्किट होगा तो क्लोज के अंदर क्या जाएगा हमारे पास? जैसे कोई भी, ये हमारा पास बैटरी सोर्स हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये वाला वापस से बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये देख रहे हैं हमारे पास ये पूरा एक क्लोज पाथ है, एक पूरा प्रॉपर है, जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह पूरी तरह से हो जाएगी। अब प्रॉपर लाइटिंग वगैरह पूरी जाएगी, मान लीजिए ये वाला हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? करंट तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम ही जाएगा। मैक्सिमम जाएगा तो क्या प्रतिरोध होगा? इसमें प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी क्लोज रास्ता बनाते हैं तो हमारे लिए यही होता है मोटिव कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करंट पासेज हो और रजिस्टेंस रजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? दूसरा हम ओपन सर्किट की बात करें तो ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर भी एक रास्ता कट है, थोड़ा सा जहाँ से वायर जॉइंट नहीं हो रहा है, वायर कनेक्ट नहीं हो रहा था, हम उसको कहेंगे ओपन सर्किट। तो इस प्रकार की सर्किट के अंदर हमारा कार्य युक्ति है, डिवाइस है जो कार्य नहीं करती है। रजिस्टेंस, धारा फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रजिस्टेंस क्या होगा? अनंत होगा। करंट क्या होगी? जीरो होगी। करंट का जस्ट प्रोपोर्शनल होता है चालकता, तो जहाँ पर करंट जीरो है तो वहाँ चालकता भी जीरो हो जाएगी और वोल्टेज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्योंकि ये किस में लगा होता है? कोई भी जो सर्किट होता है उसके हमेशा पैरेलल में लगा होता है, इसीलिए वोल्टेज उसमें मैक्सिमम ही रहेगा। फिर इसके बाद में आता है शॉर्ट सर्किट। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी दो वायर अगर आपस में टचेज हो गए तो उसको शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि एमसीबी का पूरा नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार की, मतलब इस प्रकार के सर्किट में क्या हमारी युक्ति कार्य करती है? तो ये बिल्कुल कार्य नहीं करती है। जब शॉर्ट सर्किट होगा हमारे पास तो क्या होता है? वहाँ पर जो करंट है जो मैक्सिमम पास करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करंट क्या होगा? बहुत तेज़ी से फ्लो होगी, तो करंट का मान अनंत होगा। करंट का जस्ट प्रोपोर्शनल होता है चालकता, तो चालकता क्या हो जाएगी हमारे पास? अनंत हो जाएगी। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अब धारा के मान में कोई रुकावट पैदा करने वाली डिवाइस नहीं है, क्योंकि अब वो क्या शॉर्ट सर्किट हो रही है, धारा मान अनंत हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमने ओपन देख लिया, क्लोज देख लिया, ओपन देख लिया, शॉर्ट देख लिया, अर्थिंग देख लिया। अर्थिंग क्या होता है? जैसे हम कभी भी घरों में या आसपास से सुनते हैं कि अर्थिंग आ रहा है, इट मीन्स दो वायर है, मेन सप्लाई। एक तो मेन सप्लाई हो गया, जैसे हमारे घरों में तो जैसे हमारे पास दो होते हैं, आर वाई बी होते हैं, तो उनमें से क्या होता है? एक जो मेन मेन जो फीडर है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक वायर जो क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने की वजह से उसमें क्या होता है? एक ही वायर की सप्लाई आती है, दूसरे की नहीं आती है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अर्थिंग सर्किट कहेंगे। इसे सेल्फ शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप किसी मशीन वगैरह पे गए और एक ही वायर आ रहा है, तो आप जो ही हाथ लगाते हैं, करंट लगाते हैं, तो आपको झटका महसूस होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेल्फ शॉर्ट सर्किट कहेंगे। इसको इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? ELCB,
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं सर्किट के अंदर। इसका ही सुधरा हुआ ELCB का सुधरा हुआ रूप क्या है, RCCB। ये क्या करता है, इसका नाम है, पूरा याद रखेंगे, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर हमारे पास होता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, CBCT के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कौन, RCCB। CBCT क्या होता है हमारे पास, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर हमारे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। जब भी हम कार्य करते हैं, हम जैसे आपने कहा, इसमें क्या कर लगता है, विद्युत का झटका लगता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्या हो गया, सर्किट के बारे में हम जान लेते हैं। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कंडक्टर, इंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सेमीकंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास जो भी डिवाइस देखते हैं जिसके अंदर करंट आसानी से फ्लो हो जाए, तो हम उसको कंडक्टर बोलेंगे। सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर जिसके अंदर से हो, तो वो क्या करते हैं, इंसुलेटर मतलब कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन किसी भी दूसरी मतलब डिवाइस या डॉपिंग करने की वजह से वो क्या करते हैं, वापस से मतलब कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं, तो उनका हम क्या सेमी कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर जिसके अंदर धारा का फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस नहीं आएगी एग्जाम्स के अंदर, आप यही ध्यान रखेंगे। तो कंडक्टर हमने कहा जहाँ पर क्या हो जाए, करंट आसानी से फ्लो हो जाए। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होती है वो देखें। जैसे हमारे पास दो बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर जो भी कोई भी कंडक्टर होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बैलेंस बैंड में होते हैं। किस में होते हैं, बैलेंस बॉन्ड में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तभी क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो बीच वाला जो बोल रहे हैं, हम इसको बोलेंगे फॉरवर्डन एनर्जी गैप, फॉरवर्डन एनर्जी गैप, ठीक है। अब फॉरवर्डन एनर्जी गैप क्या है, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट है, यानी ये आसानी से इसके अंदर मूव कर जाते हैं, आसानी से क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाती है, और धारा का फ्लो आसानी से होता है। जबकि सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड में। और कंडक्शन बॉन्ड में जाने के लिए इनके पास 2 इलेक्ट्रोवोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए कितना फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये आसानी से क्या, जैसे रूम टेम्परेचर वगैरह पे आसानी से क्या मिल जाती है, इतनी एनर्जी मिल पाती है। तो इस वजह से ये क्या कर पाते हैं, इसके अंदर कंडक्शन बैंड में मूव कर पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, धारा का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। जबकि हम इंसुलेटर में देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का है वैलेंस बॉन्ड में, और किस में जानी चाहिए, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने के लिए यहाँ पर देखो कितना एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये इतना बड़ा एनर्जी होता है कि ये इतनी बड़ी हाई एनर्जी होती है कि हम इसको मतलब बोल सकते हैं कि इतने इनके लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इस वजह से ये किसका बिहेवियर करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं। तो सब आप याद रखेंगे, कंडक्टर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में आसानी से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बॉन्ड में, इसी वजह से इसमें करंट का फ्लो होता है। इसमें फॉरवर्डन एनर्जी गैप नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं, लेकिन जीरो फॉरवर्डन जो एनर्जी गैप होता है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट या 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, इनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये आसानी से रूम टेम्परेचर पर मूव कर जाते हैं, इस वजह से इसमें करंट का फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड में पाए जाते हैं, और इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट का एनर्जी गैप होता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, इसमें मूव नहीं कर पाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब कंडक्टर के बारे में, जैसे कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज थोड़ा सा जान लेते हैं। रेजिस्टेंस का मान 0 होना चाहिए, चालकता अधिकतम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। तो आप याद रखेंगे तांबा क्या होता है, जैसे हम किसी वायरिंग वगैरह में ज़्यादा मोस्टली यूज होता है वो कॉपर होता है। ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी वायर यूज होता है, तो गैल्वेनाइज स्टील का यूज होता है। और सप्लाई जो वायर होता है वो ACSR का बना होता है ना, और इस जैसे जिसमें रोड लगे होते हैं वो CCSR का वाला बना होता है। इसके अंदर हम बात करेंगे इंसुलेटर के अंदर, तो जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा,
और चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस घटेगा, चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी तो इट मीन्स करंट का मान भी क्या होगा, हमारे पास फ्लो होगा, क्योंकि चालकता इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इसके बाद में हम इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पर जैसे करंट फ्लो नहीं होता है, तो जहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको में रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। चालकता क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। चालकता जीरो होगी तो करंट ऑटोमेटिक हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि चालकता इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इसके एग्जांपल्स हम बात करें, जैसे चीनी मिट्टी हो गया, माइकालाइट हो गया, हीरा, एंथ्रोनाइट, ऑयल, पीवीसी, रबर हो गया, पोर्सलिन। पोर्सलिन जैसे आप जानते हैं चीनी मिट्टी वाले जो होते हैं, जो किटकेट फ्यूज वगैरह, जैसे किटकेट घरों में किटकेट फ्यूज लगे होते हैं उनमें यूज होता है। हीटर जैसे हीटर वगैरह के आउटर साइड वगैरह देते हैं वो पोर्सलिन मिट्टी के होते हैं। फिर इसके बाद में इसके एग्जांपल्स जो मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जिनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम रेजिस्टेंस की बात करें, हम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करते आ रहे हैं। अब थोड़ा रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा के मान में रुकावट पैदा करने वाली युक्ति, या युक्ति को हम क्या कहते हैं, जिस डिवाइस की वजह से करंट का फ्लो रुक जाता है तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये ohms के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो आर हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि आर क्या होता है। देखो ये 5 फॉर्मूले हैं आर के लिए, तो आप ये याद रखेंगे। जैसे V बराबर आई आर होता है तो आर का मान क्या, V ओपन आई। मात्रा का इसका ओम होता है, इसका व्युत्क्रम हमने चालकता कहा, या फिर इसका जैसे मो इनवर्स या साइमन इनवर्स भी इसका मात्रक बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप यह याद रखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। और भर भर के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया। फिर इसके बाद में आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी याद रखेंगे। आर इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर, आर इक्वल टू 1/जी चालकता, और आर इक्वल टू कॉस थीटा इंटू जेड। कॉस थीटा और जेड क्या होता है, हमारे पास प्रतिबाधा होती है। यह हम आगे समझ लेंगे, यह आगे हम समझ लेंगे, लेकिन आप इन सबको याद रखेंगे। फिर इसके बाद में टाइप्स की बात करूँगी, कितने प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, तो मोस्टली 2 प्रकार की हम बात करेंगे, एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर। रेखीय प्रतिरोध और नॉन लीनियर प्रतिरोध। रेखीय प्रतिरोध भी 3 प्रकार के, स्थिर, प्रीसेट और परिवर्तनशील। परिवर्तनशील हमारे पास हो जाएंगे, तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। जैसे स्थिर प्रतिरोध हो गया, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वायर बाउंड, कार्बन प्रतिरोध, फिल्म प्रतिरोध और कार्बन फिल्म प्रतिरोध। जैसे रेखीय हो गया तो ये रेखीय में स्थिर प्रतिरोध, प्रीसेट और परिवर्तनशील। स्थिर में 4 प्रकार के, वायर बाउंड, कार्बन प्रतिरोध, धातु फिल्म प्रतिरोध और कार्बन फिल्म प्रतिरोध। अभी जस्ट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया आरआरबी जेई में कि वायर बाउंड की जो कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, निकल क्रोमियम की बनी होती है। इसके बाद में कार्बन का कार्बन की हो जाएगा धातु फिल्म और कार्बन फिल्म प्रतिरोध, आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद में नॉन लीनियर की बात करूँ, इनके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे इतना ही। नॉन लीनियर की बात करूंगा तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं, बैरिस्टर, एलडीआर, सर्किट माउंट और थर्मिस्टर टाइप। बैरिस्टर क्या होता है, जे वोल्टेज का मान बढ़ता है, करंट का सॉरी रेजिस्टेंस का मान कम होता है। एलडीआर है लाइट से डिपेंडेंट, तो लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। सर्किट माउंट याद रखेंगे। और थर्मिस्टर में टेम्परेचर, या जैसे ये थर्मिस्टर टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो जो है टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध क्या है ये, यस, आर इक्वल टू रो एल अपन ए, यह विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। ये आगे थोड़ा इसके लिए बात करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल टू रो एल अपन ए। फिर इसके बाद में प्रतिरोधों को कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं, प्रतिरोध का संयोजन की बात करेंगे तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, तो सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल दोनों का मिक्स करके हम मिक्स वाला बता रहे हैं। तो मेनली 2 ही आप याद रखेंगे, सीरीज और पैरेलल। कैसे कैसे होता है ये याद रखेंगे, जब 2 प्रकार से कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक तो सीरीज हो गया, एक समांतर क्रम संयोजन हो गया। सीरीज में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस के पीछे रेजिस्टेंस, आगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के आगे इसका पॉजिटिव सिरा, इसका ये जैसे धनात्मक ऋणात्मक, आगे इसका धनात्मक सिरा इसके ऋणात्मक के साथ, ये वाला थ्योरी है, लेकिन थ्योरी का आप याद रखेंगे नहीं, बस इतना याद रखेंगे इस प्रकार का कनेक्शन होता है। और इस प्रकार के कनेक्शन में धारा का मान, क्योंकि यहाँ धारा जा रही है, सब में एक ही सेम पाथ
सेम ही है, तो इसमें धारा का मान तो समान रहता है लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे एग्जाम्स के अंदर आती है। तो क्या हो रहा है, धारा का मान समान, करंट का मान, क्योंकि सारे एक के पीछे एक है तो करंट का मान समान और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस निकालेंगे जब भी तो हम सबको जोड़ देंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैसे आया ये हम आगे बात करेंगे इसमें फिर कभी, अभी सिर्फ थ्योरी याद करनी है। इसके अलावा मैं समांतर क्रम की बात करूं तो इसमें इसका जस्ट उल्टा, धारा का मान समान नहीं, वोल्टेज का मान समान और धारा का मान अलग अलग। तो यही लिखा, वोल्टेज का मान सेम और धारा का मान अलग अलग होता है। जब भी हम प्रतिरोध का इसका प्रतिरोध निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये याद रखेंगे। इसके अलावा प्रतिरोध के समान सूत्र, जहाँ जो भी प्रे से शुरू होगा कोई भी, जैसे प्रतिरोध प्रे से शुरू होता है तो जस्ट उसमें इससे का जैसे ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे प्रेरकत्व है, इसका सीरीज में कनेक्टेड है तो L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ से क्वेश्चन आया था जब ALPCVT 2 के अंदर एक दो क्वेश्चन आए थे प्रेरक से। तो जो प्रे से स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, प्रतिरोध के समान होंगे। जैसे प्रेरकत्व होता है तो सीरीज में जैसे उसको जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जोड़ लेंगे L1 प्लस L2। पैरेलल के अंदर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इसके अलावा वैसे ही कौन सा शुरू होता है, प्रतिघात शुरू होता है। वैसे ही कौन शुरू होता है, प्रतिघात शुरू होता है। तो इसको भी हम जोड़ लेंगे, x से डिनोट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। और पैरेलल के अंदर 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। इसके अलावा मैं बात करूं प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा को किसी इम्पीडेंस जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और ये तो सीरीज के लिए हो गया, किसके लिए हो गया हमारे पास, पैरेलल के लिए हो गया। प्रतिष्ठम की बात करूं, रिलेक्टेंस की बात करूं तो R से डिनोट करेंगे इसको, और ये याद रखेंगे ये दोनों सूत्र, ये सीरीज के लिए हो गए, हमारे पास पैरेलल के लिए हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रतिरोध के उल्टे, जिसमें एकदम जैसे कैपेसिटर हो गया तो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में वाला 1/C टोटल निकाल रहे हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये देखो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हम किस में देख रहे थे, पैरेलल के अंदर देख लिए, लेकिन इसमें सीरीज में याद रखेंगे। समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। चालकता चालकता भी हम ये जैसे श्रेणी क्रम के लिए हो जाएगा और समांतर के लिए ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट हमारे पास टर्म्स है कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार सीख जाएंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। जैसे स्टार है, मुझे क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है। तो जैसे ये मैं इसके अंदर बना देता हूँ, जैसे ये स्टार था हमने क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला कर देंगे, स्टार से क्या बनाया, डेल्टा बनाए तो डेल्टा के लिए देखेंगे मुझे क्या निकालना है, जैसे R1 निकालना है। R1 ये हो गया, तो इसके अगल बगल के जैसे R1 1 2 और R3 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे R यहाँ पर लिखा R1 2 R3 1, और तीनों का सम से नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। अब मैं किसकी बात करूँ, इधर वाला जैसे यहाँ ये इस वाले की बात करूँ तो ये यहाँ होगा, इसके अगल बगल वाले ये हो जाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और तीनों को सम से डिवाइड कर दिया। इसके अलावा इसकी बात करूँ तो इन दोनों से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबके सम से डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला हमने कर दिया है, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं ये हमने क्या किया, स्टार से क्या बनाया, डेल्टा बनाया। अब डेल्टा से स्टार बनाएंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। जैसे 1 2 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 1 2 का। अब देखिए 1 और 2 का ये वाला है ना, तो इसमें 1 और 2 है, तो अब याद रखेंगे ये R1 प्लस R2 को जोड़ लेंगे, फिर R1 R2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो प्रतिरोध बचेगा उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया। 2 और 3 निकाल रहे हैं, जैसे ये वाला निकालने, तो आर R2 R2 और R3 इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है R1 इससे डिवाइड लगा लेंगे। इसी प्रकार से R3 1 की बात करूँ तो 3 1 की बात करूँ 3 और 1 को कर लेंगे तो इसको R2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना ले पाएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं प्रतिरोध
कोड कलर की प्रतिरोधों का कोड कलर के किसी याद करते हैं, तो ये याद रखेंगे पहला और दूसरा लिखेंगे, पहला और दूसरा। फिर तीसरी जो पट्टी होती है वो क्या होती है, जैसे इसमें लिखा था गुना है, तो तीसरी क्या होती है, मल्टीप्लायर होती है, यानी गुना होती है। और प्लस माइनस टॉलरेंस, ये हमारे पास प्रतिरोध मतलब कलर कोड निकालने का फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। और आगे हम चलते हैं, इसमें कैसे करते हैं वो हम आगे याद रखेंगे। जैसे हमारे पास ये कलर कोड वाली पट्टी हमारे पास आ गई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक तो आप ये याद रखेंगे कि इस तालिका को कैसे याद रखना है, बेबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, गोल्डन और सिल्वर नीचे याद रखेंगे। बी यानी ब्लैक, ब्राउन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनसे सबसे रिलेट कर लेना आप। फिर इसके बाद में लाइन शुरू करेंगे जीरो से, और 9 तक गिनती होती है, 9 तक, और बाद इनको खाली छोड़ देंगे। फिर ये पहली पट्टी हो गई हमारे पास, ये दूसरी के लिए हम सेम यही काम करेंगे। तीसरी के लिए पावर्स में यूज करेंगे, तीसरी हमारे पास पावर्स वाली हो गई। और चौथी के लिए हमारे पास मैक्सिमम 4 तक टॉलरेंस लेंगे, 4 तक हो जाएगा, फिर बीच के खाली छोड़ देंगे। और गोल्डन और सिल्वर के लिए 5 और 10 टॉलरेंस लेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अब तुम जैसे भूरा, काला और नारंगी और सुनहरी के लिए कलर कोड याद करो। तो भूरा के लिए कोड क्या है, फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट और सेकंड गुणा थर्ड मल्टीप्लाई थर्ड और प्लस माइनस टॉलरेंस, हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसी में रखते हैं और चेक करते हैं। भूरा के लिए हमारे पास क्या हो जाए, भूरा के लिए कलर क्या है, पहला ए भूरा, फिर दूसरा हमारे पास था काला, तो एक, और इस सेकंड नंबर की कौन सी हो जाएगी हमारे पास, जीरो। तो एक और जीरो हम ले लेंगे, जैसे एक और जीरो ले लिया। फिर गुणा थर्ड तीसरी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो तीसरी पट्टी के लिए क्या होना चाहिए, नारंगी, और नारंगी के लिए क्या है हमारे पास तीसरी पट्टी में, जैसे नारंगी क्या होता है, ऑरेंज होता है, 10 की पावर 3 हमारे पास हो गया। तो 10 की पावर 3 हमने ले लिया यहाँ पे, 10 की पावर 3 को हमने कर लिया। और फिर सुनहरी क्या होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या है, प्लस माइनस टॉलरेंस 5%। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आ जाए आप डील कर ले पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन बहुत है इसको समझाने के लिए। फिर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध जैसे हमने थोड़ा सा पहले ऊपर देखा कि तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो निकालना हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ डिवाइड में, तो हमने ये वही लिख रखा है इसके साथ डिवाइड में। तो यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए थे, LPCBT2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो 1 मीटर स्क्वायर में 20 डिग्री, मतलब ऐसी कोई तो जो 1 मीटर स्क्वायर को किसी 20 डिग्री टेम्परेचर पर उत्पन्न होता है, उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। जैसे आर का तो ओम हो जाएगा, ए का एरिया है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, एल लेंथ है तो इसकी मीटर, मीटर से मीटर काट लेंगे, तो ओम मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। इसके अलावा अब दूसरा हम बात करेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसको क्या क्या बोलेंगे, इसका मतलब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिरोध ताप गुणांक के प्रकार की बात करें तो एक धनात्मक, ऋणात्मक और 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस कोफिशिएंट की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के, जैसे धनात्मक ताप गुणांक हो गया, ये एग्जाम्पल्स जैसे हमारे पास शुद्ध पदार्थ हो गए, चालक पदार्थ हो गए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या थर्मिस्टर हमारे पास हो गया। ऋणात्मक ताप गुणांक की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुचालक, धातु, अर्धचालक या अशुद्ध पदार्थ हो गए। तीसरा हमारे पास होता है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें रेजिस्टेंस फिक्स होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है तब भी क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस फिक्स होता है। एग्जाम्पल यूरेका और मैंगनीज हमारे पास हो गया। इस प्रकार से ये दूसरा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि इस तारीख का 0 डिग्री पर प्रतिरोध R0 है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर हम चालकता की बात करते आ रहे हैं। जैसे चालक किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धारा प्रवाह आसानी से हो, ये प्रतिरोध का विलोम होता है, संकेत जी होता है, इसका इकाई मो या साइमन बोलेंगे। इसके भी 3 सूत्र होते हैं, जी इक्वल टू 1/r, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा है, तो जी इक्वल टू आई अपॉन वी। आर के वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए अपॉन रो, ए इक्वल टू रो एल।
ये हमारे पास जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता क्या होती है वो बात कर लेते हैं। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के विलोम को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मो या मीटर या साइमन प्रति मीटर बोल सकते हैं। तो ये सिग्मा के लिए फॉर्मूला ये बोल सकते हैं। धारा तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये हमारे पास जैसे जे अपॉन ई हो गए हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसके लिए दो फॉर्मूले और हैं, और आप वो भी याद रखेंगे। इसके अलावा पावर की बात करूँ, पावर एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि टर्म्स है जिसका भर भर के यूज़ आता है किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम देते हैं। जो इस प्रकार के LPCBT2 है उसके अंदर भी एक एक शिफ्ट के अंदर ही 3 3 4 4 क्वेश्चंस देखे गए पावर के। तो पावर के लिए क्या करते हैं, पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर V अपॉन आई होती है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, P बराबर VI, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन। ये दो फॉर्मूले से ही पूछा लिया था, 4 5 ऑप्शन देखिए ये कौन सा सही है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इसके अलावा हम क्या करें, विद्युत शक्ति के प्रकारों की बात करेंगे, कितने प्रकार की होती है। तो जैसे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, हमने ट्रायंगल याद रखेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुजी है, समकोण त्रिभुज इस तरफ एक्टिव पावर है, इधर अपरेंट पावर है, इधर रिएक्टिव पावर है। तो ये क्या होती है, जो हमारे पास वोट मीटर शो करता है वो एक्टिव पावर को डिनोट करता है, और ये P बराबर VI cos फाई होता है। इसके बाद अपरेंट पावर को बात करें तो ये RMS वैल्यू को शो करता है। किस किस के वोल्टेज और करंट के RMS वैल्यू का गुणनफल क्या होता है, हमारे पास अपरेंट पावर होता है। KVA से इसका यूनिट KVA हो जाएगी, इसका किलोवाट हो जाएगी। ये हमेशा धनात्मक होती है। इसके अलावा हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो कैपेसिटर वगैरह, इंडक्टर वगैरह, उनके अंदर रिड्यूस होती है, प्लस माइनस दोनों प्रकार की हो सकती है। तो P बराबर VI sin फाई हमारे पास हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा हमारे पास KVAR। ठीक है, जैसे ही हम 90 डिग्री है तो इसे जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाएगा, और कर्ण का सम क्या होता है, इन दोनों का योग होता है। तो अपरेंट पावर जब भी आपसे पूछे तो अंडर रूट लगा लेंगे, और वही कर्ण वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इन दोनों का, इसका स्क्वायर दोनों को क्या होता है, दोनों का सदिश योगफल हमारे पास क्या होता है, अपरेंट पावर होता है। डायरेक्ट आप याद रखेंगे, सक्रिय पावर और रिएक्टिव पावर जो होता है, इन दोनों का सदिश योग क्या कहलाता है, हमारे पास अपरेंट पावर कहलाता है। अब जैसे ये एक्टिव पावर की बात करेंगे तो अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर का क्या होता है, अंतर, सदिश अंतर हमारे पास क्या होता है, एक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर की बात करें तो अपरेंट पावर और एक्टिव पावर का मतलब जो दोनों का सदिश अंतर हमारे पास क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये तीनों फॉर्मूले बेसिकली कैसे बने मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास जैसे कर्ण हो गया, इन दोनों का सम का स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है तो ये बड़ा है, ये है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारे पास एक्टिव पावर। रिएक्टिव आते हैं, इसमें से ये घटा लेंगे तो हमारे पास रिएक्टिव पावर। ये तीनों मैंने फॉर्मूले जैसे यहाँ से डिनोट कर दिए। अपरेंट पावर इज इक्वल टू अंडर रूट रिएक्टिव पावर स्क्वायर प्लस एक्टिव पावर का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगाना हम भूल गए हैं, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा रिएक्टिव पावर की बात करें, प्रतिघाती पावर की बात करें तो अंडर रूट आभासी शक्ति का स्क्वायर, इसको आभासी बोलेंगे। ठीक है, अपरेंट को आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस वास्तविक शक्ति का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी। ये कैपेसिटर इंडक्टर लोड के कारण उत्पत्ति होती है, यूनिट KVAR होती है। पावर उष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है, आप ये टर्म्स याद रखेंगे। इसके अलावा एक्टिव पावर की हम बात करेंगे तो अंडर रूट आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाता है। इसके अलावा अब आगे बात करेंगे यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर क्या होती है। पावर्स के बारे में बात कर रही है तो मैकेनिकल पावर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार से हो सकती है किसी मशीन के भाग के अंदर प्राप्ति। एक तो घूमने वाला पार्ट है, तो एक तो घूमने वाले भाग में एक तो अंदर और एक बाहर। बाहर शाफ्ट होती है, तो जहाँ पर शाफ्ट होती है तो उसको ब्रेक BHP बोलते हैं, मशीन के शाफ्ट पर प्रोड्यूस होती है। एक HP इक्वल टू 746 वाट होता है। एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना चाहिए। और ये दूसरा हमने क्या बात करी, IHP इंडक्टिव हॉर्स पावर, सूचक अश्व शक्ति। ये मशीन के अंदर आर्मेचर में उत्पन्न होती है। अंदर रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, आर्मेचर होता है, और बाहर शाफ्ट होती है, आर्मेचर में होती है। बेसिकली BHP जो है ब्रेक हॉर्स पावर होती है, वो IHP से क्या होती है, कम होती है। तो IHP इज ग्रेटर देन BHP, आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ से बहुत से
क्वेश्चन से एग्जाम से आते हैं एनर्जी से भी, तो आप याद रखेंगे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है, शक्ति और टाइम का दोनों का मल्टीप्लाई होती है। तो पी का मान हमने वी आई रख दिया तो यहाँ पर टी हो जाएगा। और ये जो ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे, इसकी यूनिट जूल होती है। एक जूल या फिर हम एक जूल या न्यूटन मीटर वोट, ये इसका हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं। ऊर्जा के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। दो प्रकार की ऊर्जाओं से का योग होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के इस योग को हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कर लेंगे। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, और गतिज ऊर्जा अपनी गति के कारण उत्पन्न होती है। इसका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, या m मास है, g क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, त्वरण है, एच क्या है हमारे पास, हाइट हो जाएगी यहाँ पर। दूसरे प्रकार की स्थिति गतिज ऊर्जा की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हम बात करते हैं 1/2 mv², तो जहाँ m मास और v वॉल्यूम होता, सॉरी वेलोसिटी हमारे पास होता है। फिर हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मीटर द्वारा जैसे मापता है, एनर्जी मीटर हमारा घर के अंदर जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। घर के अंदर विद्युत ऊर्जा होती है, और उसको मेजरमेंट करने के लिए विद्युत वाट मीटर लगाते हैं। ये समाकलन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जब EMI देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और एक KWH के क्या होता है, 3.6 × 10⁶ इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक यूनिट जैसे हम निकालेंगे घर के अंदर, तो उपकरण की कैपेसिटी क्या है, उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने समय के लिए यूज हो रहे हैं और कितने दिन के लिए यूज हो रहे हैं, और भाग दे देंगे 1000 से, और इस किस में आएगी, KWH में हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे हम यूनिट की संख्या याद करते हैं। इसके अलावा धारा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम क्या करते हैं, धारा बोलते हैं। I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा टाइम, आवेश प्रवाह की दर को भी तो धारा कहेंगे। धारा की गति के लिए कितनी गति से करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, इसका मात्रक एम्पियर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N = एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं, 1.6 × 10⁹ होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे इस बार क्वेश्चन आया था एग्जाम्स के अंदर, LP के अंदर, तो 1/1 से डिवाइड कर लेंगे। आई 1 एम्पियर की बात कर रहा है, तो 6.25 × 10⁸ जब इस कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसकी यूनिट एम्पियर, गुलाम, वोल्ट या सेबर्ट बोल सकते हैं। धारा के प्रकार की बात करके तो दो प्रकार की हमारे पास करंट होती है, AC एंड DC। AC डायरेक्ट, अब DC वाले डायरेक्ट करंट हो गया, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी 0 होती है। AC के अंदर बात करें अल्टरनेटिंग करंट, इसमें फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50-60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। धारा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसमें प्रभाव से उसमें प्रभाव हो सकते हैं जैसे हीटर वगैरह होते हैं। रासायनिक प्रभाव जैसे क्या हो गया हमारे पास, विद्युत सेल वगैरह हो गए तो रासायनिक प्रभाव हो गया। चुंबकीय प्रभाव जैसे कोई भी हमारे पास कुंडली वगैरह होती है ट्रांसफार्मर वगैरह में, तो वो चुंबकीय प्रभाव हो गया। किरण प्रभाव जैसे लैंप वगैरह यूज में लेते हैं तो किरण प्रभाव हो गया। आयनीकरण, लैंप, ये भी लैंप से होता है आयनीकरण वाला। फिर हीट की बात करूँ, टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। H = I²/I²RT, ये किसमें मेजरमेंट करते हैं, जूल के अंदर। एक कैलोरी होता है जो कि किसके बराबर होता है, 4.18 जूल। इसके अलावा फोर्स की बात करूँ, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये न्यूटन्स में बात करेंगे, 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है। वर्क की बात करूँ तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यह हमारे पास जूल के अंदर मेजरमेंट करेंगे, इसको 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। वोल्टेज भी बराबर IR हो गया। विभवांतर और विभव, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे। इसके अलावा तो ये आपका DC थ्योरी कंप्लीट कर लिया हमने, बहुत शॉर्ट के अंदर हमने देखा है। और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो फाइल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में फिर से हम AC थ्योरी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।